Now we will study the qualitative research design process कि हमारे पास कोई भी जब qualitative research होती है तो वो conduct कैसे होती है, उसके steps क्या होते हैं और किस तरीके से हम design को continue करते हैं. ठीक है. So इसमें आप देखें कि हमारे पास जो है सबसे पहले रिसर्च आइडिया आता है. ठीक है. कोई भी एक हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च आइडिया आता है. ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा जो लिखा है. जब रिसर्च आइडिया आता है कि इस टॉपिक पे या इस फिनोमेना पे हमें रिसर्च करनी चाहिए, तो फिर हम उसके साथ साथ जो है वो लिटरेचर रिव्यू शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है. ऑलरेडी कुछ रिसर्चेज हुई हैं, कुछ बुक्स में या इस तरह की चीज़ों में हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है या नहीं है. उसके बाद जो है हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होती है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. आइडिया तो आ गया, अब लिटरेचर में हमें कुछ सवालात के जवाबात भी मिल गए. कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम प्रॉब्लम की फॉर्म में एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं. उसको थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन कहते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च क्वेश्चन, जिसको हम ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं. एम्पेरिकल रिसर्च क्वेश्चन का मतलब कि जब प्रॉब्लम हमारे पास आइडेंटिफाई हुआ, वो प्रॉब्लम हमने स्टेट किया, तो अब हम कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए मीट करना है. उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनाते हैं और वो क्वेश्चंस फिर हम कैसे देख रहे हैं. तो इसीलिए आपके पास जब आइडिया प्रैक्टिकल फॉर्म में सॉल्व करने का एक रोड मैप आता है, इसको कहते हैं ऑपरेशनलाइजेशन या एम्पेरिकल रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद जब हम एम्पेरिकल रिसर्च क्वेश्चन स्टेट करते हैं तो हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन का फेज़ आता है, जिसमें हम अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं. और अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन या तो हमारे पास फिनोमिनोलॉजी होगा, या ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होगी, या केस स्टडी होगी, या हमारे पास एथनोग्राफी, इस तरह की कोई भी डिज़ाइन क्वालिटेटिव का हो सकता है. डिपेंड कि हमारा क्वेश्चन क्या है और प्रॉब्लम क्या है. और इसी के हिसाब से फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं, और जब हम डेटा कलेक्शन कर लें तो डेटा एनालिसिस करते हैं. ये बात याद रखेंगे, क्वालिटेटिव में हमारे पास सैम्पल साइज़ बहुत छोटा होता है, इसीलिए क्योंकि हम इसमें सब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन करते हैं, तो इसमें हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा होती हैं. इसीलिए हम छोटा सैंपल 8, 10, 15 लोगों का लेके मैक्सिमम 30 तक हम लोगों से डेटा कलेक्शन करके उनके इंटरव्यूज़ लेके फिर राइटिंग में लेकर आते हैं. तो इसको डेटा कलेक्शन कहते हैं. जब हम डेटा जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसको राइटिंग में ला के बाकायदा उसके नोट्स बनाते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, तो ये हमारे पास डेटा एनालिसिस के फेज़ में चला जाता है कि हम इसको एनालाइज करके उसकी कैटेगरीज और थीम्स बनाते हैं. मतलब हमारे पास दो एक तरीके के स्टेटमेंट दो लोगों ने दिए, एक ही चीज़ के बारे में एक ही बात कर रहे हैं, या कुछ डिफरेंट बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में है. तो हम उन दो बातों को अलग कर लेंगे कि इस बंदे ने, जैसे मेरी क्लास के बारे में अगर कोई कहे कि ये तो अच्छी क्लास ले रहा है, दूसरा कहे कि नहीं ये तो बेकार क्लास ले रहा है, तो मैं दोनों स्टेटमेंट को जो है वो लेके अलग कर लूँगा कि ये अब क्लास क्वालिटी के हवाले से बात कर रहे हैं. ये डेटा एनालिसिस में हम जब सेग्रीगेशन करते हैं, या हम जो किसी भी स्पेसिफिक एक टॉपिक के बारे में हमारे जितने भी जवाबात होते हैं उसको अलग कर लें, ये थीम्स एयर कैटेगरीज में डिवीजन इसको कहते हैं. और फिर हम उन्हीं आंसर्स में से स्पेसिफिक आंसर सेलेक्ट करके उन क्वेश्चंस के जवाबात ढूंढते हैं, इसको कहते हैं आंसरिंग द एम्पेरिकल क्वेश्चन रिसर्च. जब हम इसमें एम्पेरिकल रिसर्च क्वेश्चन में हम इनके जवाबात देख लें तो हमारे पास फिर इन जवाबात को हम फर्दर अपने अपने उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सप्लेन भी करते हैं डिस्कशन के फेज़ में. जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी रिसर्च हो, ये आपके पास्ट पेपर में भी आया था कि प्रपोजल के पार्ट्स बता दें, तो प्रपोजल और जो रिसर्च के पार्ट्स होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं. प्रपोजल में हम सिर्फ उसको ये कहते हैं कि फ्यूचर में हम इसको ऐसे कंडक्ट करेंगे, जबकि जो हमारे पास थीसिस होते हैं तो उसको हम
कंप्लीशन के फॉर्म में लिखते हैं कि अब ये कंप्लीट हो गया और उसके ये रिजल्ट आ गए। तो थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास एक फेज होता है डिस्कशन का, जिसके बेस पे हम डिस्कस करते हैं दूसरे रिसर्चेस के साथ इसको कंपेयर करके, और फिर जब वो कंपैरिजन होती है हमारे पास तो कंक्लूजन निकालते हैं, और उस कंक्लूजन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च था उसका ये रिजल्ट आया। अब बात आती है, जिस तरह हम क्वांटिटेटिव में रिगर की बात करते थे या क्वालिटी की बात करते थे, और इसमें हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात करते थे कि एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कितने हद तक वैलिड होता है, कितने हद तक रिलायबल होता है। तो अब हम क्वालिटेटिव में भी ये बात करते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हमने कैसे मेंटेन करना है। हम कैसे यकीन कर लें कि अगर एक रिसर्चर ने एक रिसर्च की है तो वो वैलिड है, रिलायबल है, उस पर हम यकीन कर सकते हैं और उसने जो प्रोसेस फॉलो किए वो ठीक फॉलो किए। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक या एकेडमिक रिगर। दो हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी डिफ़िकल्ट होती है। क्यों डिफ़िकल्ट होती है? क्योंकि इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं करते, बल्कि ये अल्फाज होते हैं। तो आप किसी के अल्फाज को क्वालिटी में जज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें फिर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो रिसर्चर फिर इस क्वालिटी को उस मेंटेन करने के लिए फॉलो करते हैं। और ये इसलिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि अच्छा अगर तो एक जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें एकेडमिक रिगर मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो फिर कैसे इस पे हम यकीन कर लें कि वाकई ये वही चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर की गई हैं या लोग इससे गुजर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रिगर का कॉन्सेप्ट आया, और रिगर में हमारे पास सबसे कॉमन जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है, जिसको लिंकन एंड ग्रूबा का क्राइटेरिया कहते हैं, जो कि 1985 में सामने आया। ये क्राइटेरिया और इसके ये स्टेप्स जो है आप याद कर लें, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है। लिंकन एंड ग्रूबा जो है ये दो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स थे जिन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, और उन्होंने कहा कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में रिगर मेंटेन करते हैं तो हमें इन स्टेप्स का ख्याल रखना है। अब वो स्टेप्स हमारे पास हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इन स्टेप्स में हमारे पास एक स्टेप है फर्स्ट वन क्रेडिबिलिटी, जिसका मतलब ट्रूथ या सच्चाई। दूसरा डिपेंडेबिलिटी के रिप्लिकेशन स्टडी की कैसे हुई है। थर्ड वन इज कंफर्मेबिलिटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी स्टडी में कितनी है। द फोर्थ वन इज ट्रांसफरेबिलिटी, मीन्स जनरलाइजेबिलिटी कि हम उसको बाकी कॉन्टेक्स्ट में किस तरह जनरलाइज कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज ऑथेंटिसिटी, यानी इस स्टडी में जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं लोगों के अल्फाज की शक्ल में, तो उनमें कितनी रियलिटी है, ये हमें देखना होता है। सबसे पहले स्टेप को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्रेडिबिलिटी का मतलब है द कॉन्फिडेंस इन द ट्रूथ ऑफ द डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ देम, कि हमारे पास जो डेटा कलेक्शन हुई है उस पे हमें यकीन हो कि वाकई ये सच बता रहा है, ये डेटा ठीक है, और रिसर्चर ने इसको अगर इंटरप्रेट किया भी है तो सही तरीके से इंटरप्रेट किया है, अपनी तरफ से इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं की गई। दूसरा पॉइंट क्रेडिबिलिटी का ये है कि हमें ये मेक श्योर हो जाए, हमें ये यकीन हो जाए कि ये स्टडी इस तरीके से कंडक्ट की गई है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमें कन्विंस कर सके और हम इस पे बिलीव कर लें कि हाँ ये रिजल्ट्स वाकई में कुछ सच्चाई दिखा रहे हैं। और क्रेडिबिलिटी का मतलब ये भी है कि एक रिसर्चर कोई रिसर्च कर ले और उसकी रिपोर्ट लिख ले, और जो रीडर्स हैं जो उस रिपोर्ट को पढ़ रहे होते हैं उनको इतना यकीन हो कि हाँ इस रिसर्चर ने अगर ये रिसर्च की है तो वाकई में ये रिसर्च जो है ये क्रेडिबल है और हमें इस पे यकीन है। इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। मतलब ये है कि डेटा पे आपको यकीन हो कि वाकई जो डेटा कलेक्शन की गई है और जो स्टेप्स फॉलो की गए हैं वो सही हैं और ये ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है।
दूसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी का मतलब यह है कि वुड द फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी बी रिपीटेड इफ इट वर रिप्लिकेटेड विद द सेम पार्टिसिपेंट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जो हमारे पास डेटा से फाइंडिंग्स आई हैं, रिजल्ट्स आए हैं, क्या हम उन रिजल्ट्स पे ऐसे रिलाई कर सकते हैं कि अगर हम सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम पार्टिसिपेंट से दोबारा वही स्टडी करें तो वही रिजल्ट आएंगे। मतलब अगर ये हम डेटा कलेक्शन कोई और रिसर्चर दोबारा करे तो क्या सेम ही रिजल्ट आएंगी, सेम ही फाइंडिंग आएंगी या नहीं। इसको कहते हैं डिपेंडेबिलिटी। इट कैन नॉट बी अटेन्ड इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। जब तक हमें यकीन ना हो कि हाँ डेटा और उसकी कलेक्शन से ही की गई है, उसकी इंटरप्रिटेशन से ही की गई है, तो हमें डिपेंडेबिलिटी भी भरोसा नहीं हो सकता या मेक श्योर नहीं हो सकता। थर्ड स्टेप जो है इसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी is the extent to which the researcher fairly and faithfully show a range of different realities, conveys the feeling tone of participants lived as they are lived। जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट मेरे बारे में कहेंगे कि ये तो रिसर्च सही नहीं पढ़ा सकता, और कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हाँ वाकई ये पढ़ा सकता है। तो अगर आपकी क्लास की सीआर जो है वो मुझे रिपोर्ट करे, मैं उनसे मांगूं कि मेरे बारे में आपके क्लास के स्टूडेंट क्या फीडबैक दे रहे हैं, या आपके प्रिंसिपल से कहूं कि आप इवैल्यूएशन करें मेरी और बताएं कि स्टूडेंट मेरे बारे में क्या फीडबैक दे रहे हैं, तो अब मुझे खुश करने के लिए अगर तो वो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स के ये अच्छा पढ़ा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो फिर उसमें वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो दोनों स्टेटमेंट ले कि हाँ कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें इनकी समझ नहीं आती, तो ये ऑथेंटिसिटी कहलाएगी। सो सिमिलरली क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हमारे पास डेटा की ऑथेंटिसिटी मेक श्योर होनी चाहिए कि उसमें कंट्रास्ट स्टेटमेंट भी आने चाहिए। वन साइडेड स्टेटमेंट या वन साइडेड फाइंडिंग्स अगर आएंगी कि वो किसी भी फिनोमेना के बारे में एक ही तरह की बात कर रही हो, तो इसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी, और डाइवर्सिटी जब तक नहीं होगी तो रियलिटी डिपिक्ट नहीं होगी। The next one is conformability, or conformability is the potential for congruence between two or more independent people about the idea's accuracy, relevance and meaning। इसका मतलब यह है कि जो डेटा कलेक्टर है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जिनसे हमने डेटा लिया पार्टिसिपेंट का नहीं, मैं एज ए रिसर्चर जो डेटा लेता हूं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने कर ली फॉर एग्जांपल, फिर मैंने उसको रिटन फॉर्म में लेकर आ गया, फिर आप में से मैं वो डेटा और वो रिकॉर्डिंग किसी एक बंदे को दे के कहूं कि आप इस रिकॉर्डिंग को सुनो और जो मैंने लिखा है उसके साथ मैच करो कि मैंने कितने सही तरीके से एक्यूरेटली और रिलेवेंटली और इसका मीनिंग सही तरीके से रिपोर्ट किया है या नहीं किया। ठीक है, सो दो या दो से ज्यादा लोग जब डेटा की एक्यूरेसी और रिलेवेंस पे कंफर्म हो जाए, इसको कहते हैं कंफर्मेबिलिटी। इसका मकसद होता है टू इंश्योर द इंटरप्रिटेशन और नॉट द इमेजिनेशन ऑफ द इंक्वायरर, कि जो रिसर्चर है सिर्फ वही जो है अपनी इमेजिनेशन के बेस पे चीजों को इंटरप्रेट ना करें। दूसरा यह है कि रिफ्लेक्ट द पार्टिसिपेंट वॉइस एंड नॉट द बायसेस, कि वो तमाम पार्टिसिपेंट की आवाज को समझे, उनको नोट करे, ये नहीं कि अपनी मर्जी की बात उसने रिपोर्ट कर दी और जो उसको पसंद नहीं थी उसको हटा दिया। इसको कहते हैं कंफर्मेबिलिटी। और जो फिफ्थ स्टेप है हमारे पास, इसको कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है द एक्सटेंट टू विच द फाइंडिंग कैन बी ट्रांसफर्ड आर एप्लीकेबल इन अदर सेटिंग और ग्रुप, कि हमारे पास जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं किसी डेटा के, मतलब फॉर एग्जांपल मैं जहलम में किसी एक टाउन में वहाँ के लोगों के हेल्थ इश्यूज के बारे में, फिनोमिना के बारे में स्टडी करूं और उससे जो मेरे पास रिजल्ट्स आए वो
सिमिलर लैंडस्केप के, सिमिलर क्वालिटी स्टैंडर्ड के रहने वाले जो लोग होते हैं उन पे अप्लाई कर सकूं कि हाँ अगर वहां ये मसला था तो ये मसला इधर भी है। इसको कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है। प्रोवाइड सफिशिएंट डिस्क्रिप्टिव डेटा, मतलब इसमें थिक डिस्क्रिप्शन हो सो दैट कंज्यूमर कैन इवेल्युएट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डेटा टू अदर कॉन्टेक्स्ट। इतना इसमें हमारे पास एविडेंस हो, इतना इसमें हमारे पास सही डेटा हो, इतना इसमें हमारे पास लॉजिक हो उस डेटा और उसके फाइंडिंग में कि हम एज अप्लाइंग पर्सन या वो लोग जो हमारी फाइंडिंग्स को अपने ऊपर लागू करते हैं या इस्तेमाल करेंगे हमारी रिसर्च के फाइंडिंग्स को, वो जो है उसको सही समझे कि हाँ ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी में इंटरनल वैलिडिटी तो होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी ये स्पेसिफाई नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि सिमिलर सेटिंग, सिमिलर कल्चर, सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और सिमिलर कम्युनिटी के लोगों पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बट उससे बाहर आप नहीं कर सकते। एक कम्युनिटी में अगर 500 घर है, आपने 30 घरों का डेटा लिया और उनको जो मसाइल हैं सेहत के हवाले से, तो आप कह सकते हैं कि हाँ बाकी घरों को भी होंगे, लेकिन उससे अलावा जो दूसरी कम्युनिटी है जो थोड़ी बहुत से डिफरेंट है, तो आप उन पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो 30 घर जो आपने 500 में से लिए हैं वो उनकी इंटरनल वैलिडिटी के लिए होते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी जब आउट ऑफ द कम्युनिटी, आउट ऑफ द सेटिंग जाते हैं तो फिर वो वैलिड नहीं रह पाती। तो हमारे पास जो साइंटिफिक या एकेडमिक रिगर होता है, इसमें जब हम कंसिस्टेंटली डेटा को कंपेयर करें विद इन द केसेस, मतलब वो पार्टिसिपेंट ने हमें जो बातें की हैं और उससे बाहर भी हम देखें कि अगर जिनसे हमने डेटा नहीं लिया बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन उनका डेटा हम रिकॉर्ड नहीं करते, जस्ट उसको ट्राइंगुलेट करते हैं। मतलब यह है कि हम डिफरेंट तरीकों से डेटा लेते हैं, यूज मल्टीपल मेथड टू कलेक्ट एंड इंटरप्रेट डेटा। डेटा को मुख्तलिफ तरीकों से लेते हैं और साथ साथ में उस डेटा को इंटरप्रेट भी। किसी से आपने इंटरव्यू ले लिया 5-10 लोगों से, 5 लोगों से फिर आपने एक फोकस ग्रुप डिस्कशन कर ली, मतलब 5 लोगों को एक साथ मिला के एक साथ इंटरव्यू कर लिया, 3 लोगों को आपने ऑब्जर्व कर लिया और 2-3 आपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लिए, तो इसको कहते हैं ट्राइंगुलेशन। कि आपने डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हुए सेम ही चीज के बारे में डेटा कलेक्शन की और फिर आप उसको इंटरप्रेट करें। सो इसमें फिर हम ब्रैकेटिंग करते हैं, और ब्रैकेटिंग का मतलब यह है कि जिनसे हमने डेटा कलेक्शन की है, जब हम उनसे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे जब वो हम उनका इंटरव्यू कर लेते हैं तो उसको समराइज करते हैं उनके सामने कि अच्छा आपने अगर मुझे ये जवाब दिया तो इसका मतलब ये हुआ, तो वो जब उसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है, तो इसको कहते हैं ब्रैकेटिंग। ये नहीं कि उन्होंने एक चीज, कभी कभी हमारे परसेप्शन में मसला होता है कि आपको कोई किसी सवाल का जवाब एक तरीके से दे देता है और आप उसको समझ दूसरे तरीके से ले लेते हो, तो ये इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। और तीसरा जो इसका स्टेप है इसको कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब यह है कि जब रिसर्चर ये फील करे कि मैंने इतना डेटा कलेक्ट कर लिया, लोगों ने मुझे किसी भी एक फिनोमेना के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कि अब ये रिपीट हो रही है, मुझे कोई नई चीज़ नहीं मिल रही, मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वो फिर डेटा कलेक्शन स्टॉप कर दे उधर, उसको कहते हैं सैचुरेशन। जैसे हम सैचुरेशन केमिस्ट्री में अगर पढ़ें या जनरल उसमें, कि आप जो है किसी पानी के गिलास में रूह अफ़ज़ा या शुगर डालते जाएं, उसको हल करते जाएं, डालते जाएं, उसको हल करते जाएं, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि वो पानी बाकी शुगर को या रूह अफ़ज़ा को हल नहीं कर पाएगा, इसको कहते हैं सैचुरेशन। सो रिसर्च में हमारे पास जो सैचुरेशन होती है कि एक डेटा इतना उसको रिचली कलेक्ट किया जाए कि बाकी वो डेटा में रिपीटिशन आए, कोई नया पॉइंट नज़र ना आए, तो उसको हम सैचुरेशन कहते हैं।
जी चलो उसको एक जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें हमारे पास रिगर का जो तरीक़ाकार है, अगर हम उसको कंपेयर करें क्वांटिटेटिव के साथ, तो आप देखें कि क्वांटिटेटिव में हमारे पास हम कहते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी हो, एक्सटर्नल वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो और ऑब्जेक्टिविटी हो। जबकि क्वांटिटेटिव में हमारे पास क्रेडिबिलिटी होती है कि डेटा कितना उसमें ट्रूथ है, कितनी सच्चाई है। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब बाकी सेम कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेबिलिटी या ट्रस्टवर्थीनेस मतलब कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है, कोई कंट्रास्टिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट तो उसमें नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज़ कन्फर्मेबिलिटी के क्या डेटा में नेचुरलिटी या कोई ऐसा है कि जो पार्टिसिपेंट ने हमें बताया वाकई वो वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर हमने लिंकन इन गुबा का 1985 का क्राइटेरिया पढ़ा, जिसमें हमने क्रेडिबिलिटी की बात की कि हमें कॉन्फिडेंस हो डेटा पे कि यही हमें सच बता रहा है और जिस तरह इंटरप्रेट किया गया है ये ठीक है। दूसरा डिपेंडेबिलिटी कि हमारे पास डेटा जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल हो और ये फाइंडिंग्स हमारे पास सिमिलर पार्टिसिपेंट और सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल हो, दोबारा भी अगर हम ये डेटा कलेक्ट करें तो सेम ही रिजल्ट हमारे पास आए। इसको कहते हैं डिपेंडेबिलिटी। थर्ड कंफर्मेबिलिटी है, जिसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी होना है, और इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिसर्चर डेटा को चेक करके कहते हैं कि हाँ ये डेटा सही तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। और द फोर्थ स्टेप इज ट्रांसफरेबिलिटी कि जो हमारे पास फाइंडिंग्स आती है इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एप्लीकेबिलिटी के लिए दूसरे सेटिंग या ग्रुप्स में विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड द फिफ्थ स्टेप वाज ऑथेंटिसिटी, जिसमें हमने कहा था कि रिसर्चर जो है फेयरली फेथफुली हमारे पास जो रियलिटीज़ होती हैं, जो डेटा में बताया गया होता है, उसको ऑथेंटिकली प्रेजेंट करे, लोगों तक पहुंचाए, रीडर उसको सही परसीव करे कि हाँ जो डेटा कलेक्शन की गई है ये सही है। ये जो है उसकी एक समरी टेबल है जो आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, आप इसको देख लें। वही चीज़ दोबारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में जो है वो मैच भी की गई है और साथ में क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दिखाया गया है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ट्रायंगुलेशन का मतलब कि मल्टीपल मेथड्स इन डेटा कलेक्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल रिसर्चर इन्वॉल्व हों डेटा कलेक्शन और डेटा इंटरप्रिटेशन में, मल्टीपल हमारे पास डेटा के सेट्स हों कि भाई जब बहुत सारे लोग डेटा कलेक्ट करते हैं एक ही चीज़ के बारे में तो बहुत सारा डेटा हमारे पास होगा, और फिर हमारे पास जो डेटा इंटरप्रिटेशन और फाइंडिंग्स आती हैं वो मल्टीपल थ्योरीज हमारे पास जनरेट करे, इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। ठीक है। ट्रायंगुलेशन के पर्पस मेन ये है to overcome the intrinsic bias that come from single method, single observer, single theory। एक ही रिसर्चर अकेले हर फनेमोला बन के डेटा कलेक्शन भी करे, उसको इंटरप्रेट भी करे, उसको एनालाइज भी करे, उसको लोगों तक भी पहुंचाए और एक ही थ्योरी इस्तेमाल करके वो हमें कहे कि ये थ्योरी ये चीज़ कह रही है, बस ये ऐसे ही है। तो इसको अवॉइड करना है, इसको कहते हैं इंट्रेंसिक बायस। जो सिंगल बंदा, सिंगल ऑब्जर्वर, सिंगल मेथड यूज करते हुए एक ही थ्योरी के बेस पे बात करे, जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना वो स्ट्रांग होगा वो फाइंडिंग्स हमारे पास। तो ट्रायंगुलेशन के हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं, जिसमें एक है टाइम ट्रायंगुलेशन, एक है स्पेस ट्रायंगुलेशन और तीसरा है पर्सन या पार्टिसिपेंट ट्रायंगुलेशन। हमारे पास ट्रायंगुलेशन के मल्टीपल मेथड्स हैं, इसको इसीलिए फिर हमारे पास दूसरा जो ट्रायंगुलेशन का है वो है मेथड ट्रायंगुलेशन, कि हम मल्टीपल डेटा कलेक्शन मेथड इस्तेमाल करें, इंटरव्यूज़ करें, 5-6 लोगों को बिठा के एक साथ इंटरव्यू करें, इसको फोकस ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। थ्योरी ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है कि रिसर्चर जो है वो दो से ज़्यादा रिसर्चर डेटा कलेक्शन भी करें, कोडिंग भी करें और इसकी इंटरप्रिटेशन भी करें, तो हमारे पास दो इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, इसको थ्योरी ट्रायंगुलेशन कहते हैं। और रिसर्चर ट्रायंगुलेशन का मतलब यह है कि रिसर्चर जो नहीं, थ्योरी में हमारे पास एक या दो से ज़्यादा थ्योरी जब इस्तेमाल होती है उसको थ्योरी ट्रायंगुलेशन कहते हैं, ये उल्टा लिखा गया है इन स्लाइड में। और जो रिसर्चर ट्रायंगुलेशन है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिसर्चर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और उसकी कोडिंग करते हैं। ये जो है हमारे पास देखें, ये इसका पूरा
कि मेथड में हमारे पास ट्रायंगुलेशन जब होती है तो इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट रिव्यूज, सर्वेज होती है। जबकि सोर्सेज में हमारे पास जैसे हमने कम्युनिटी लीडरशिप से इंटरव्यूज कर लिए, असेसर से कर लिए, या उनके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लिए। जबकि इंस्ट्रूमेंट में फिर या तो हम सर्वे करें या फिर इंटरव्यू गाइड इस्तेमाल करें, कोई क्वेश्चनर इस्तेमाल करें, डॉक्यूमेंट्स के जरिए वीडियो बनाएं या फोकस ग्रुप डिस्कशंस करें, तो ये हमारे पास इंटरव्यू वो मेथड ट्रायंगुलेशन हो गया। सो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना काफ़ी था। अगर अभी किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।